जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए महा मैराथन जीके क्लास का आज 5वां दिन है। और दोस्तों, इस मैराथन क्लास में हम लोग केवल और केवल वीवीआई प्रश्नों को कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो बिल्कुल भी सेशन को स्किप मत करना, पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। चलिए आप सभी फटाफट से लाइव चैट में आंसर बताएंगे। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो देखिए दोस्तों, ऊष्मा के संचरण की 3 प्रमुख विधियां हैं। कौन कौन सी है? चालन, संवहन और विकिरण। तो यहाँ पे बताना है किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है ऊष्मा। तो याद रखिएगा विकिरण प्रक्रिया से। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, विकिरण प्रक्रिया से। दूसरा प्रश्न है, अनुनाद पर प्रणोदित दोलनों का आयाम क्या होता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। अनुनाद पर प्रणोदित दोलनों का आयाम क्या होता है? तो याद रखिएगा अधिकतम होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अधिकतम। निम्न में कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए, वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होती है उसे कहा जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। एक पूछा जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। अब देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, तो इसके शब्द से ही परिभाषा का पता चलता है। अनुचुंबकीय में अणु है। अणु का मतलब होता है साथ साथ चलना, यानी कि पीछे पीछे चलना। तो वह चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्का सा आकर्षित होता है उसे कहा जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ, ध्यान रखेंगे। और एक पूछा जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो वह चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल आकर्षित होता है उसे कहा जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है? तो याद रखिएगा ये है कॉपर। आगे देखिए, निम्न भौतिक राशियों में से कौन सी मूलभूत राशि नहीं है? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। निम्न भौतिक राशियों में से कौन सी मूलभूत राशि नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन, कार्य। ये मूलभूत राशि नहीं है, ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी मात्रक विहीन राशि है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्न में से कौन सी मात्रक विहीन राशि है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है विस्थापन प्रवणता। ये मात्रक विहीन राशि है। आगे देखिए, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखेंगे। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था ये कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 का मिश्रण है। याद रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है प्रोड्यूसर गैस। कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? चलिए आप सभी साथ के लिए आंसर बताएंगे। कौन सी इनमें से गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसको याद कर लीजिए, क्रिप्टन। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। क्रिप्टन क्या है? ये गुप्त गैस है। सफ़ेद फास्फोरस अणु है, यानी कि सफ़ेद फास्फोरस अणु का सूत्र क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन P4। ये क्या है?
सफ़ेद फास्फोरस अणु है। देखिए, एक होता है सफ़ेद फास्फोरस, एक होता है लाल फास्फोरस। और लाल फास्फोरस का उपयोग कहाँ होता है? तो हमने आपको बताया था दिया सलाई में किया जाता है लाल फास्फोरस का उपयोग। संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण किस पर आधारित है? चलिए आप सभी 9 के लिए आंसर बताएंगे। संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा, संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण उनके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है उनके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर। एसिटिलीकरण के लिए व्यापक स्तर पर प्रयुक्त यौगिक कौन सा है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो ध्यान दीजिए, एसिटिलीकरण के लिए व्यापक स्तर पर प्रयुक्त यौगिक है एसिटल क्लोराइड। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। एसिटल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? CH3COCl। ये एसिटल क्लोराइड का सूत्र है। एक पूछा जाता है एसिटिक अम्ल का, तो इसको याद कर लेंगे, CH3COOH। हमने आपको पहले भी बताया है ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। फैन फ्लावन विधि का इनके धातु कर्म में उपयोग होता है। यहाँ पर होगा फैन उत्प्लावन विधि। ठीक है, फैन उत्प्लावन विधि किनके धातु कर्म में उपयोग होता है? ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, क्लोराइड अयस्क या फिर डी अमलगम। चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा फैन उत्प्लावन विधि का उपयोग किया जाता है सल्फाइड अयस्क के धातु कर्म में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सल्फाइड अयस्क। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, सल्फाइड अयस्क। ऑल फैक्ट्री शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर देंगे। तो ऑल फैक्ट्री शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये गंध से संबंधित है। पेशी तंतुओं के पतली पेशियां किस प्रोटीन पदार्थ से बनती है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? देखिए, पेशी तंतुओं के पतली पेशियां एक्टिन, ट्रोपोनिन तथा ट्रोपोमायोसिन जैसे प्रोटीन पदार्थ से बना होता है। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन में एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? इस प्रश्न को आप सभी मार्क कर लेंगे, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विश्व वन्यजीव कोष इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका प्रतीक क्या है? तो इस प्रश्न को अभी याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक है लाल पांडा। यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है इसका हेड क्वार्टर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आंसर बताइए फटाफट से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा कौन थे? दोराबजी टाटा। ये बी ऑप्शन में दिया हुआ है, दोराबजी टाटा थे। डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए आप सभी 16 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ये मनाया जाता है चिकित्सक दिवस के रूप में।
तो सही जवाब है बी ऑप्शन, चिकित्सक दिवस ध्यान रखना है। आगे देखिए, एनटीपीसी की स्थापना कब होती है। चलिए इस प्रश्न का आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। हमने आपको पहले भी बताया प्रैक्टिस सेट में, एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब होती है, तो जो ही बच्चे ए बता रहे बिल्कुल सही जवाब है 1975 में। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या है, यूरी गागरिन। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है यूरी गागरिन। और यूरी गागरिन सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री थे। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है, तो याद रखिएगा यहाँ पर सही जवाब है बेल लेबोरेटरीज का। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखना है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। एप्पल क्या है, तो एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी है। और मोटोरोला याद रखना है, ये मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी है। इन सभी फैक्ट को जरूर ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है। चलिए 20 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग जितने भी प्रश्न सही करेंगे, आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो किस महापुरुष को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने। इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ध्यान रखेंगे। और दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने ही दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन के रचयिता है और इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, तो 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। चलिए किसके लिए आंसर बताएंगे, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। हिंदू महासभा की स्थापना कब होती है, तो 1915 में, इसे भी ध्यान रखेंगे। पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1852 में किसके बीच शुरू की गई थी। चलिए 22 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। आपको ये जरूर ध्यान रखना है, पहली टेलीग्राफ लाइन ये किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता और आगरा, याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1852 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार टेलीग्राफ लाइन प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के काल में और क्या आया था, तो राज्य हड़प नीति, याद रखिएगा। और राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले 1848 में सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप सभी मार्क कर लें। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो देखिए भारत में शंकुधारी वन जो है ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और शंकुधारी वन को और क्या कहा जाता है, टाइगा वन। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से किसे टाइगा वन कहा जाता है, तो याद रखिएगा शंकुधारी वन को। और शंकुधारी वन के जो शंकुधारी पौधे होते हैं क्या कहलाते हैं, तो जिम्नोस्पर्म
स्पर्म शंकुधारी पौधे कहलाते हैं। तो ये 2-3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए। भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए 24 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा चेन्नई में स्थित है। कोलकाता में क्या है? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है कोलकाता में। और अहमदाबाद में क्या है? तो इसे भी ध्यान रखेंगे, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। और हैदराबाद में क्या है? तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक संस्थान है हैदराबाद में। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? चलिए 25 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। तो देखिए झूम कृषि जो है ये उत्तर पूर्व भारत में की जाती है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ये मैक्सिमम जो खेती होती है कहाँ पर? तो पहाड़ी क्षेत्रों में। विश्व में सेब का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। विश्व में सेब का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा चाइना। यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन चाइना। और भारत में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेब का अधिकतम उत्पादन होता है। एक पूछा जाता है केसर का उत्पादन कहाँ होता है अधिकतम? भारत में कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। और मसाला का केरल में। भारत में पहली सूती मिल की स्थापना बम्बई में करने का रीजन क्या था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पतन की सुविधा, कपास उत्पादक क्षेत्र होना, पूंजी की उपलब्धता। यहाँ पे सही जवाब है इनमें से सभी। और सबसे पहले सफल आधुनिक सूती वस्त्र का कारखाना जो है कब लगाया गया था? तो 1854 में। कहाँ पर? तो बम्बई में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आविष्कारक कौन थे? चलिए आंसर बताएंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य हड़प नीति। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ही बच्चे डी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। ध्यान रखेंगे। मजदूरी वेतन कानून और न्यूनतम मजदूरी कानून क्रमशः कब पास हुए थे? चलिए आंसर बताएंगे। मजदूरी वेतन कानून और न्यूनतम मजदूरी कानून ये कब पास हुए थे? तो देखिए मजदूरी वेतन कानून ये 1936 में पास हुआ था। और न्यूनतम मजदूरी कानून ये पास हुआ था 1948 में। तो दोनों प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल व्यापार का केंद्र था? चलिए 30 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो व्यापार का केंद्र था लोथल। आप सभी जानते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है, याद रखेंगे। और लोथल से ही अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए वर्षा पर निर्भर भूमि को क्या कहते हैं? चलिए 32 के लिए आंसर बताइए। वर्षा पर निर्भर भूमि को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा वर्षा सिंचित भूमि कहा जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केंद्र स्थित है विशाखापत्तनम में। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? याद रखिएगा मंगल और बृहस्पति। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का
सबसे बड़ा ग्रह है और बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो किसे कहा जाता है सतपुड़ा की रानी? याद रखिएगा, पंचमढ़ीय पर्वतीय स्थल को। इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। खनिज तेल का जो भंडारण है ये सीमित मात्रा में है, इसलिए इसको अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? खनिज तेल। राष्ट्रीयता कुछ मनुष्यों की एक साथ रहने की भावना है, यह किसने कहा है? चलिए आंसर बताएंगे, ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा, ये कथन है मैकियावर का। यहाँ पर सही जवाब है ए ऑप्शन। आगे देखिए, कौन सा विषय 42वां संशोधन द्वारा 1976 में राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे कौन सा विषय है। तो देखिए तीनों ही विषय है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जनसंख्या। तो यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी याद रखेंगे। ये पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन अब वर्तमान में ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इसमें से आपको खासकर ध्यान रखना है शिक्षा। आपसे पूछा जाएगा शिक्षा किस सूची का विषय है, तो देख लीजिए समवर्ती सूची का विषय है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? बहुत ही आसान प्रश्न है, हमने आपको काफ़ी बार प्रैक्टिस सेट में बताया है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 44वां, और ये कब हुआ था? 1978 में। एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त क्या है? तो देखिए एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त है उत्पाद विभेद। यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो याद रखिएगा 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। सही जवाब है सी ऑप्शन। आगे देखिए, गन मेटल किसका अयस्क है? चलिए आप सभी 42 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो गन मेटल किसका अयस्क है? तांबा, टीन और जिंक का अयस्क है। निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? याद रखिएगा सीसा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सीसा। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है? चलिए 44 के लिए आंसर बताइए। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है? तो याद रखिएगा यकृत में। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थिर होते हैं? चलिए 45 के लिए आंसर बताएंगे। संचार उपग्रह जो है किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो याद रखिएगा आयन मंडल में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसी में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। नेफ्रोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? चलिए 46 के लिए आंसर बताएंगे। नेफ्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो याद रखिएगा बादलों की दिशा एवं गति का। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है?
चलिए 47 के लिए आंसर बताएंगे। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? तो आप सभी जानते हैं ये है ओम। उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है, कौन सा उत्तक है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, जल परिवहन। तो ज से जल और ज से जाइलम। यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन। और भोज्य पदार्थ के लिए है उत्तरदायी फ्लोएम। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियाँ कितनी होती है? चलिए 49 के लिए आंसर बताएंगे। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियाँ कितनी होती है? तो याद रखिएगा 29। हल्दी घाटी का युद्ध खाली स्थान के बीच लड़ा गया था। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में हुआ था। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है? चलिए 51 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है? तो याद रखिएगा विंध्य। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अरावली पर्वत श्रेणी ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद कर लीजिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में किया गया था। सही जवाब है सी ऑप्शन। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? चलिए 53 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो शाहजहां के शासनकाल में कौन आया था? तो याद रखिएगा निकोलो मनुची। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पाक जलडमरू मध्य द्वारा कौन सा भारतीय राज्य श्रीलंका से जुड़ा है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है तमिलनाडु। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन ये किस वर्ष किया गया था? तो 1948 में। पहले भी हमने आपको बताया है 1948 में। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए 56 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इन्होंने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया था, जिसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो याद रखिएगा किरण बेदी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। फातिमा बीबी ये सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश है चाइना। फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है कुश्ती से, ध्यान रखना है। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? यानी कि भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? ये प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, याद कर लीजिए आंसर को 1934 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर दें।